हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की गुलमोहर बुक, वेयर वी आर सीइंग द चैप्टर 9 यूनिट 9 ऑफ दिस बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज माय अननोन फ्रेंड। मेरा स्ट्रेंजर फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड जिसे मैं नहीं जानता हूँ। सो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली है, वेयर वी हैव सीन दैट एक पर्सन होता है जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो हमारे स्पीकर हैं इस चैप्टर के, और अचानक से उनके कंपार्टमेंट में कोई आता है जिसने एक लॉन्ग कोट पहना हुआ है, बड़ा एक्सपेंसिव सा सूटकेस कैरी किया हुआ है, एंड देन द मोमेंट ही लुक्स एट द स्पीकर, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। अब स्पीकर जो है हमारे ओवर स्मार्ट एक्ट करते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि मैं ओवर स्मार्ट एक्ट करूंगा तो मुझे पहचान आ जाएगा। यूजुअली मुझे नाम याद नहीं आते, फेस याद नहीं रहते, लेकिन हो सकता है मैं इसे कभी जानता हूँ, इस वक्त तो याद नहीं आ रहा। काफ़ी लंबी चौड़ी बातें होती हैं उनकी, और फाइनली जो स्ट्रेंजर होता है वो कुछ ऐसे प्रिटेंड करता है कि अरे मेरा स्टॉप छूट गया, ओहो मैं ये तो जो मेरे पास जो ब्रीफकेस है मैं इसे खोल भी नहीं पा रहा हूँ, अरे अब मुझे टेलीग्राम भेजना पड़ेगा एंड ऑल। अब प्रिटेंड कैसे कर रहे थे कि दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। तो जो स्पीकर है वो बोलते हैं अरे डोंट वरी, आप मेरे पास से पैसे ले जाओ। तो वो क्या करता है, जितने होते हैं सारे लेके चला जाता है, और तुरंत जैसी गाड़ी चल जाती है वो चला जाता है। तभी एक और पर्सन होता है जो उस जगह पे मतलब गाड़ी में एंटर करता है, बोलता है मुझे तो लोगों पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए, मुझे उसके साथ बातों में नहीं लगना चाहिए था, मैंने अपनी वाइफ के पीछे रखा था लेकिन मिल ही नहीं रहा था। और जैसे ही वो इस कंपार्टमेंट में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि उनका जो ब्रीफकेस है वो वहीं रखा हुआ है, और वो बोलते हैं चलो ये तो मेरा है, और लेके चल देते हैं। तब हमारे स्पीकर को रियलाइज होता है कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया है। ही वॉज चीटेड बाय द स्ट्रेंजर। सो द मैसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज दैट नेवर एक्ट टू स्मार्ट। दैट्स इट। नाउ दैट वी नो द चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम पूरा देख चुके हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स, ऑल द क्वेश्चंस which are given at the end of your chapter. So the first question that we have here is, paragraphs 3 to 9 record the exchange between the two men. Which of these lines indicate that something may not be quite right? What does it suggest? So paragraph 3 से लेके 9 तक में उन दोनों के बीच में conversation चल रही है। ऐसी कौन सी लाइन है जो बताती है कि शायद कुछ सही नहीं है? The line in paragraph 6, who indeed I thought to myself, कि है कौन ये, indicates that something may not be quite right. It suggests that the speaker may not be quite so pleased to see the other men, or that he may not have recognized the other men. ये जो who he is जो है, ये लाइन ये बताती है कि या तो वो उसको देख के इतना खुश नहीं है, या तो वो उसको पहचान नहीं पा रहा है. So this is the line that suggests that he is not able to recognize the person. And what is the line? I thought to myself. Who? Indeed, I thought to myself. This is the line. Next question है, I know just how to deal with situation. What kind of a situation was the speaker talking about, and how was he going to deal with it? I know how to deal with such a situation. He was talking about a situation जहाँ पे कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, या कोई आपसे बात करता है, जैसे कि आप उसको बहुत पहले से जानते हो, आपको अगर उसका नाम याद नहीं आ रहा या फेस याद नहीं आ रहा, तो आपको जैसे प्रिटेंड करना पड़ता है कि अरे हाँ हाँ, और आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू प्ले कूल, यू हैव टू प्ले काम, एंड धीरे धीरे बातें निकालनी पड़ती हैं आपको. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. The speaker was talking about the situation where he could not recognize or remember the other person. Speaker कौन से बारे में बात कर रहा था, जहाँ पे वो दूसरे पर्सन को याद नहीं कर पा रहा था कि वो exactly है कौन. Although the latter claimed to be an old friend, जबकि जो दूसरा आदमी है वो एकदम ऐसे pretend करता है जैसे कि वो कोई बहुत पुराना मित्र हो. He was going to deal with it by staying calm and acting confidently. उन्होंने क्या सोचा था कि वो कैसे डील करेंगे इस चीज़ से? By staying calm and acting confidently as if he did know the other man. जैसे कि वो तो जानते हैं दूसरे आदमी को. He was going to talk to the man and find out who really was. तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? How was he going to deal with it? He was going to play cool and confident, और वो उससे बात करने वाले थे ताकि वो पता लगा पाए exactly है कौन. What plan did the speaker use in paragraphs 27 to 36? Why did this plan work? तो अब स्पीकर ने क्या किया, कुछ प्लान किया था 27 से लेके 36 में. तो जैसे उन्होंने क्या किया, क्या प्लान किया था और क्या उनका प्लान काम किया.
In paragraphs 27 to 36, the speaker tries to ask questions to the other men of responding to his questions and comments. इधर पे वो क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, जैसे बिली कैसा है, पीट कैसा है, बहुत कॉमन नाम होते हैं ये. तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने जो है इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू हिज क्वेश्चंस एंड कमेंट्स ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस. उसके क्वेश्चन और कमेंट्स का जवाब देने की जगह उसने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया. This was a bold plan as he could have asked something that would show that he could not recognize the men. अब ये एक रिस्की स्टेप था, ये एक बोल्ड प्लान था. बोल्ड प्लान मतलब जिसमें काफ़ी सारा रिस्क होता है. क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसने गलती से ऐसा कोई क्वेश्चन कर लिया जो कि इररिलेवेंट है, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि उसने तो इसे पहचाना ही नहीं. बट ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट ही कुड आस्क सेफ क्वेश्चंस. लेकिन उसे कॉन्फिडेंस था उसके अंदर बहुत ज़्यादा कि अगर वो सेफ क्वेश्चंस करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा. With the help of his plan, he hoped to recall who the other man was. अब अपने प्लान से ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? वो ये सोच रहा था कि जैसे अगर उसने कुछ क्वेश्चंस किए तो वो पुरानी शायद कोई बात करेगा और पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली है कौन. His plan did not work because although the other men answered his questions, the speaker still could not recognize him. अब उनका जो प्लान है वो वर्क किया था क्या? नहीं वर्क किया, क्योंकि although जो स्पीकर है उन्होंने उनके आंसर्स दिए, जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे बिली के बारे में, पीठ के बारे में, but he still could not recognize कि वो है कौन. Pardon me, I said, annoyed at my own stupidity. What stupidity is he referring to? Why could he it be stupid? तो उन्होंने क्या बोला था जब उन्होंने बोला था ना कि अरे तुम्हारे साथ कितना बड़ा लॉस हो गया तो उसने, अब उसको तो पता नहीं था कि किस लॉस की बात कर रहा है. फिर उसने बोला कि डेथ तो ऐसी चीज़ है जो एकदम आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में. तो उसको लगा अच्छा किसी की डेथ हुई है, शायद कोई आदमी होगा बोल के उन्होंने बोला कि वो तो अपना मतलब बेड पे रहते थे, स्मोक करते थे. तो उसने बोला तुम्हारी ग्रैंड मदर स्मोक करती थी. एंड दैट इज व्हेन ही सेड पार्डन मी. सो द स्पीकर is referring to his mistake in saying that the person who was supposed to have died used to smoke. तो स्पीकर अपनी उस मिस्टेक के बारे में बात कर रहा है जहां वो ये कह रहा है कि जो पर्सन जिनकी डेथ हुई थी एज पर द कॉन्वर्सेशन वो स्मोक किया करते थे. इट कुड बी अ स्टूपिड थिंग फॉर हिम टू से बिकॉज ही डिड नॉट रियली नो हु द अदर मैन वाज रेफरिंग टू. अब ये जो था ये एक स्टूपिड थिंग था. क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि दूसरा बंदा किसके बारे में बात कर रहा है, जिसकी वजह से अब कोई लड़की है, कोई फीमेल है, कोई आंटी है, कोई अंकल है, कोई छोटा बच्चा है, उन्हें पता नहीं था, उन्होंने स्मोक बोल दिया. Then he could have been referring to someone who would not smoke, like the speaker's grandmother. अब वो किसी के ऐसे के बारे में बात कर रहे हो सकते थे जो कि स्मोक नहीं करता हो, जैसे कि उनकी grandmother. By making such a mistake, the speaker almost revealed that he still could not recognize the other man. और ऐसी मिस्टेक करने से उन्होंने ऑलमोस्ट ये रिवील कर दिया था, बता दिया था कि उन्होंने दूसरे बंदे को पहचाना ही नहीं है. His face was agitated. Why was the stranger's face agitated? अब यहाँ क्वेश्चन है कि वो जो उनका जो फेस था उस पर बहुत गुस्सा था. स्ट्रेंजर के फेस पे इतना गुस्सा क्यों था? What was the speaker's reaction to the stranger's problem? तो स्ट्रेंजर की प्रॉब्लम पे स्पीकर ने क्या रिएक्ट किया? The stranger face was agitated because he said he has missed his stop. अब उनका फेस पे इतना ज़्यादा एजिटेशन क्यों था? क्योंकि उन्होंने कहा कि अरे यार उनका स्टॉप तो निकल गया. The train had arrived at the junction and he was supposed to have got down at the previous station. ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन आगे पहुंच चुकी थी, उनको पिछले स्टेशन में ही रुकना था. He needed to get down and send a telegram to someone saying he had missed his stop. अब उनको जाना था और किसी को टेलीग्राम भेजना था ये बताने के लिए कि उन्होंने अपना स्टॉप मिस कर दिया. Yet he could not seem to open his suitcase to bring out the money. लेकिन वो अपना सूटकेस ओपन ही नहीं कर पा रहे थे पैसे निकालने के लिए. The train stopped at the junction for a very short time, so he was in a hurry. अब ट्रेन जो है बहुत कम वक्त के लिए रुकती थी वहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा जल्द में थे. The speaker did not feel very sympathetic towards the other man. अब उसको कोई बहुत ज़्यादा सिंपैथी फील नहीं हुई टूवर्ड्स द मैन. ही वांटेड द अदर मैन टू गो अवे. लेकिन वो चाहते थे इससे पहले ये और बात करे, कुछ और पूछे और मैं जवाब नहीं दे पाऊँ, ये चला जाए तो अच्छा रहेगा. सो ही ऑफर्ड हिम सम मनी टू गेट डाउन एंड सेंड द टेलीग्राम. तो उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो नीचे उतर जाए और कुछ जो भी टेलीग्राम वगैरह उन्हें भेजना है वो भेज सके. ही कॉल्ड हिम एन इडियट फॉर फॉरगेटिंग टू टेक द सूटकेस. अब जैसे वो उतर गए वहाँ से, बाद में देखा कि सूटकेस तो वहीं रखा हुआ है. तब उन्होंने उसको स्टूपिड कहा, ये सोचते हुए कि अरे यार देखो ये तो अपना सूटकेस यहीं भूल के चला गया.
Does the speaker blame himself for his loss? Why? What was lost? अब जब स्पीकर है उन्होंने क्या अपने आप को ब्लेम किया था कि उनके लॉस के लिए? यस, द स्पीकर ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज लॉस। वो जो उनके पैसे चले गए थे उन्होंने ओवर स्मार्टनेस दिखाई, ज़्यादा क्लेवर होने का दिखाया, जिसकी वजह से ये हुआ। तो yes, the speaker blames himself for his loss. He felt that since he had tried to be too clever and pretended to know the stranger instead of admitting that he could not recognize him, the stranger got the opportunity to take his money. यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लगा कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर शो कर रहे थे अपने आप को, एंड ही प्रिटेंडेड कि वो स्ट्रेंजर को बहुत पहले से जानते हैं, स्ट्रेंजर को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसमें उन्होंने उसको चीट किया, उससे पैसे लेके चला गया। The loss was of the money that the stranger took from him, pretending to be in a hurry to send a telegram. और ये जो loss of money था that the stranger took from him, जो stranger ने उससे लिया था, क्या pretend करा था कि उसको कोई telegram भेजना है important, okay? अब हम आते हैं next question में, where we are going to start with the true or false questions. So the first question is, the speaker forget details but always remembered people. तो उनको डिटेल्स याद रहते थे लेकिन वो हमेशा लोगों को, मतलब उनको डिटेल्स भूल जाते थे लेकिन लोगों को याद रखते थे। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू। सेकंड क्या है? द स्पीकर हैड नो आइडिया हु द मैन वॉज। येस, दैट इज राइट, ट्रू। द स्पीकर बिहेव्ड कामली थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन। दैट इज ऑल्सो ट्रू। उन्होंने कैसे बिहेव किया था? एकदम कामली बिहेव किया था। ओके, नेक्स्ट वी हैव the speaker enjoyed the company of his friend. Did he enjoy it? No, not true. Even at the end of the story, the speaker thought that the strangers was somehow he knew but could not remember. लास्ट में भी उसको ऐसा लग रहा था कि वो शायद जानते हैं लेकिन वो रिमेंबर नहीं कर पाए थे। नहीं, बाय द एंड ऑफ द स्टोरी उन्हें समझ में आ गया था कि वो जो है उन्होंने उसको चीट किया है। The stranger deliberately pretended to know the speaker in order to make a fool of him. The stranger deliberately pretended to know the speaker. Yes, उन्होंने वो सिर्फ उसको यूज करना चाह रहा था, चीट करना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Appreciating the text. The conversation between the speaker and the stranger feels like a drama, where the speaker adds expressions and asides, words spoken to himself, not to the other, as in paragraph 6 to his words. Why does the speaker act in this manner? अब ये जो पूरा conversation है speaker stranger के बीच में, लेकिन it feels like a drama, जहाँ वो अपने आप से भी बात कर रहा है कि यार ये कौन है, मैं नहीं जानता इसको। तो ये इस तरीके से speaker क्यों बात कर रहा है? So now the first question is, a long time I repeated with something of a note of sadness. मैंने बोला हाँ, a long time, जैसे कि she is feeling sad. The speaker spoke here with a note of sadness because he wanted to show the other man that he too had suffered from the long separation from his supposed friend. वो यहाँ ये बताना चाहता था कि अपने फ्रेंड से इतने टाइम तक दूर रह के उसे भी बड़ा बुरा लगा है, तो इसलिए उसने बोला long time. Never, I said firmly and flatly. Never, कभी नहीं। तो उसने क्या बोला? जब वो पूछता था क्या तुम पुरानी जगह पे जाते हो, तो उसने बोला never, कभी नहीं। The speaker said never firmly and flatly because he did not want the discussion to move towards the old place. वो नहीं चाहता था कि उस old place के बारे में discussion हो, because he had no idea about that old place. Till he could not understand which place was being referred to. वो नहीं चाहते थे उस बारे में बात हो तब जब तक कि पता ना चल जाए कि वो किस प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। Not now, I said very gently. उसने कहा नहीं नहीं अभी नहीं। Not now का मतलब the speaker spoke gently here because the other man had said that he may not care to go back to the old place, and from this the speaker guessed that there was some painful or delicate history attached to the place that the other man was talking about. तो जब उसने कहा था नहीं अभी नहीं जाऊँगा मैं, तो जब स्पीकर उस स्ट्रेंजर से बात कर रहा था तो somehow he understood कि शायद वो कोई ऐसी जगह के बारे में बात कर रहा है जिससे ना कोई बहुत ही पेनफुल या डेलिकेट हिस्ट्री रिलेटेड है, एंड दैट्स व्हाई ही सेड कि नहीं अभी नहीं जाना चाहता हूँ मैं। I stuck in with great animation. I stuck in with great animation. The speaker stuck in with great admiration. Animation, this is admiration. So when he planned to take a bold step and decided to ask questions. This is animation only, okay? So इन्होंने क्या किया, एकदम क्या रिस्क लिया था, that he started to ask about Billy and Pete.
So he started to ask questions himself to try and understand who the other person was. तो उसने क्या bold step लिया कि he decided to ask questions himself to try and understand ये बाकी के लोग थे कौन. He was pretending to follow the conversation with interest. वो जो है ऐसा pretend कर रहा था कि उन्हें conversation में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा interest आ रहा है. I started to laugh too. मैं भी हंसने लगा. कौन सी बात पे? मैरिज वाली बात पे. When the other man laughed and said that Pete was married, the speaker started to laugh as well. तो जैसे स्ट्रेंजर ने कहा अरे पीट उसकी तो शादी हो गई है, तो मैं भी हंसने लगा. He was trying to show that if the other man found it funny then that Pete had got married, then he too understood why it was funny and was suitably amused. वो बेसिकली क्या शो करना चाह रहा था कि जब स्ट्रेंजर ने कहा अरे पता है पीट की तो शादी हो गई और वो हंसने लगा, इसका मतलब देयर इज समथिंग फनी अबाउट इट. तो वो भी ये चीज़ बताना चाहता था कि उसको भी उतना ही फनी लगा, उतना ही सरप्राइजिंग लगा. आई रिमेन्ड क्वाइट. When the other man mentioned a loss, the speaker decided to remain quiet because he had no idea what it was that he was supposed to have lost. तो जब दूसरे आदमी ने कहा, स्ट्रेंजर ने कहा कि I am sorry to hear about your loss, मतलब मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे इतने बड़े लॉस के बारे में, तो स्पीकर चुप हो गए क्यों उन्हें पता ही नहीं था वो किस लॉस के बारे में बात कर रहे हैं. वो मनी के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो घर के बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज वाई ही स्टेड क्वाइट. I almost hiccuped with joy. मैं एकदम जो हिकअप करते हो आप हिचकी ले लेके कि with joy. The speaker hiccuped with joy when he understood that the other man was talking about someone's death. तो वो hiccup with joy मतलब वो एकदम से जो नहीं आप घबरा जाते हो और आप क्या बोलते हो, तो जैसे उसने बोला कि अरे मैं तो ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रहा था, तो वो एकदम से उनको खांसी आ गई. बिकॉज इन हिज एक्सपीरियंस टॉकिंग अबाउट डेथ इन सिचुएशंस लाइक दिस वाज वेरी इजी. हिकअप विद जॉय मतलब कि वहाँ पे जब उनको लगा अरे ये डेथ की बात कर रहा है, डेथ के बारे में बात करना तो बहुत आसान है, हाँ अच्छा आदमी था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बस इतना ही तो बोलना होता है. इफ ही वेटेड अ लिटिल ही कुड फाइंड आउट हु हैड डाइड एंड थ्रू दैट हु द अदर मैन वाज. अगर वो थोड़ा वेट करेगा तो उसको ये पता चल जाएगा वो किसकी डेथ के बारे में बात कर रहा है, और उससे ये पता चल जाएगा कि वो एग्जैक्टली है कौन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ग्रामर पार्ट. We have already learned that a clause has only one main verb and the simple sentence consists of only one clause. A compound sentence consists of two clauses which can both stand on their own since neither of them is grammatically a part of the other. बेसिकली यहाँ पे आपको ये समझना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड अ कंपाउंड सेंटेंस. हमें क्लॉजेस पता है, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ग्रामर का उस वीडियो में चेक कर सकते हो. नाउ रिमेंबर कि जब हम बात करते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका मतलब ये क्लॉज अपने आप में कंप्लीट है और ये भी क्लॉज अपने आप में कंप्लीट है, और हमने इन दोनों को ऐड किया है यूजिंग द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस विच आर फैन बॉयज. फैन बॉयज का मतलब F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट एंड S से सो. तो जब आप दो जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो कंप्लीट क्लॉजेस है या जिनको आप मेन क्लॉज भी कहते हो, उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करते हो, तब हम उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, जहाँ पे दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हैं. लेकिन जब एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है लेकिन दूसरा जो होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, या ये कह लो एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और जब ये किसी से ऐड होते हैं, एडिशन वर्ड यहाँ पे भी आ सकता है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड दीज सेंटेंसेस and identify the compound and complex sentence. तो पहला है the book was right under my nose yet I couldn't find it. अब यहाँ देखो the book was right under my nose, ये एक सेंटेंस है कि बुक मेरे एकदम आंखों के नीचे रखी हुई थी, सामने रखी हुई थी. I could not find it, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया. ये दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हैं and they are added with the word yet, तो ये हो गया एक कंपाउंड सेंटेंस. नेक्स्ट है although the teacher warned them they did not pay attention. Although the teacher warned them they did not pay attention. They did not pay attention, ये एक complete sentence है.
although the teacher warned them, although the teacher warned them, ठीक है, warned them, although the teacher warned them. अब although जो है ये एक subordinating conjunction है, although एक subordinating conjunction है, which means that ये वाला जो आपका पार्ट है ये dependent clause हो गया और ये independent clause हो गया, मतलब ये एक complex sentence बन चुका है. Next question, Sushil will not go home until his parents come to pick him up. Sushil will not go home, ये एक सेंटेंस हो गया. Until his parents come to pick him up, जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आते सुशील घर नहीं जाएगा. तो ये जो है ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, जो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन ये क्लॉज इस पे डिपेंड करता है फॉर द कंप्लीट सेंटेंस. तो ये हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज. तो ये अगर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है, मतलब स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सिंस ही वॉज अफ्रेड ऑफ हाइट्स ही डिड नॉट गो ऑन द जाइंट व्हील. ही डिड नॉट गो ऑन द जाइंट व्हील, वो जाइंट व्हील वाले झूले में नहीं गया. ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन क्यों नहीं गया, सिंस ही वॉज अफ्रेड ऑफ द हाइट्स. सिंस जो है ये एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया जो इस पर डिपेंड करता है फॉर कंप्लीट मीनिंग, और ये भी हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. Next है Sujit, who is interested only in the popcorn, did not want to watch the film with us. Sujit, अब यहाँ देखो सुजीत, अब ये जो है who is interested only in the popcorn, जो सिर्फ पॉपकॉर्न खाने में इंटरेस्टेड था, उसने हमारे साथ मूवी नहीं देखी. अब यहाँ पे सुजीत के बारे में बात करी जा रही है. सुजीत कौन, सुजीत जो सिर्फ पॉपकॉर्न खाने में इंटरेस्टेड है. ये एक क्लॉज है, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं क्योंकि दिस इज गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर नाउन. तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो अगेन दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. Grandma showed me her old school photographs but could not remember some of the names. अब यहाँ देखो, ग्रैंडमा ने मुझे अपनी कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स बताई, उनको she couldn't remember some of the names, लेकिन उन्हें कुछ नाम याद नहीं थे. और ये एडेड है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस. If they practice regularly, they would be able to put up a great show. अब ये जो है if and मतलब cause और result वाला है, ये है they would be able to put up a good show. ये तुम्हारा independent clause है और ये तुम्हारा dependent clause है, जहाँ पे बोल रहे हैं if they practice regularly. She wished she could go to bed early and curl up with a book. तो अब यहाँ पे ये तो क्या हो गया, तुम्हारा complex sentence हो गया. और ये जो है she wished she could go to bed early and curl up with a book, ये दो अलग अलग sentences हैं, joined हैं and say, that is why this is a compound sentence. अब आपको करना क्या है, form compound sentences using also, but, and, also, but, yet. दो डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है. There was a delicious dinner waiting. She was so hungry. तो हमने क्या बोला, there was a delicious dinner waiting and she was so hungry. एक delicious waiting बहुत ज़्यादा मतलब वेट कर रहा था और वो बहुत भूखी थी. नेक्स्ट है, गिरजा had lied to her friend. She began to feel bad. गिरजा had lied to her friend, so she began to feel very bad. इसीलिए उसको बहुत बुरा लगने लगा. He tried very hard, he could not learn how to swim. उसने बहुत मेहनत करी, फिर भी वो तैरना नहीं सीख पाया. फिर भी के लिए हम यूज़ करेंगे but. He tried very hard but he could not learn how to swim. We must go home now. Mother will set out to look for us. हमें अभी घर जाना चाहिए वरना मम्मी जो है हमें ढूंढने के लिए निकल जाएगी. तो we must go home now और mother will set out to look for us. There was a power shutdown this afternoon. आज इस बार आफ्टरनून में एक पावर शटडाउन हुआ था. We could not get any work done. और हमारा कोई काम नहीं हो पाया. तो पावर शटडाउन के कारण उनका काम नहीं हो पाया. तो आप क्या बोलोगे, There was a power shutdown this afternoon, so इसलिए we could not get any work done. So that's why we were not able to get any work done. नेक्स्ट है, द बीचेस यूज टू बी क्लीन एंड ब्यूटिफुल, नाउ दे आर डर्टी एंड क्राउडेड. तो हम क्या बोलेंगे, द बीचेस यूज टू बी क्लीन एंड ब्यूटिफुल बट नाउ दे आर डर्टी एंड क्राउडेड. ओके,
अब है चेंज दीज सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब ये सिंपल सेंटेंसेस को हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है, जैसे कि वी होप टू विजिट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिस समर। हम उम्मीद करते हैं कि इस समर में हम किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएंगे। अब इसको मुझे वी कैन करके चेंज करना है, वी होप दैट वी कैन विजिट अ वाइल्ड सेंचुरी दिस समर। वी होप दैट, अब तुम्हें इसको करना क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो तुमने क्या बोला, दैट यूज किया। वी होप ये एक सिंगल स्टेटमेंट हो गया, दैट वी कैन विजिट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिस समर, ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट है शी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो टू वेव गुड बाय। वो विंडो के बाहर आई बाय करने के लिए, सो दैट, तो हम क्या बोलेंगे, शी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो सो दैट शी कुड वेव गुड बाय। The next day, Jaggu noticed his bicycle flat tire. So notice that. So the next day, Jaggu noticed that his bicycle had a flat tire. It is too crowded to relax on the beach today. तो हम क्या बोलेंगे, it is so crowded that one cannot or we cannot relax on the beach today. Deepak laughed at his reflection in the mirror. Deepak laughed at his reflection in the mirror. तो हम इसमें क्या बोलेंगे, दीपक laughed as he saw his reflection in the mirror. You must eat healthy to lose weight and stay fit. तो आप इसके लिए क्या बोलोगे, you must eat healthy unless you don't want to lose weight and stay fit. Unless का मतलब होता है, देखो तुम्हें ये करना पड़ेगा, until unless तुम जो है कुछ करना ही नहीं चाहते, तुम लाइफ में फिट होना ही नहीं चाहते, ओके। अब है complete these sentences with phrases from the text. Joey thought for a minute and then understanding broke all over his face like morning sunlight. जोई जो था वो कुछ देर के लिए सोचा उसने, उसके बाद उसके दिमाग में तुरंत एक ना सनलाइट की तरह उसके फेस पे एक जो है अंडरस्टैंडिंग आ गई। Somehow someone has emailed me saying that he was my classmate but I do not know him. Next is Pippi finds herself in many strange situations but she loses her presence of mind. Whenever I am reading a good book, I tend to lose track of time. मतलब मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं रहता। Let us end this argument for once and for all. मतलब अब हमेशा के लिए इस आर्ग्यूमेंट को खत्म करते हैं, said Rumi. He tried to lead the conversation towards Indian history. He had studied about it, so for him it was safe ground. तो उसने जो है सोचा कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसको बहुत पता था, तो उसको लगा वो तो सेफ ग्राउंड पे है। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस एट सजेस्टेड. डिस्क्राइब समथिंग यू सिंपली रिफ्यूज टू डू, यूज फ्लैटली इन योर सेंटेंस. तो आप क्या बोल सकते हो, आई फ्लैटली रिफ्यूज टू अग्री विथ हर. मैंने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया दैट आई डोंट वांट टू अग्री विथ हर. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब समथिंग यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट अ फ्रेंड, यूज एविडेंटली इन योर सेंटेंस. जो आपको दिखता है कि अरे मेरा फ्रेंड दुखी है, तो दिखता है. He looked sad and evidently he had cried. वो बहुत दुखी दिख रहा था, उसकी आंखों से देख के समझ में आ रहा था कि वो बहुत रोया है. Describe something that has to be done using a particular method. Use employ in your sentence. तो अब इसके लिए हमने जो sentence use किया है वो क्या है, I have to employ this process for the work to finish on time. मेरे को इस particular काम में ये process को use करना पड़ेगा, employ करना पड़ेगा, ताकि मेरा काम सही टाइम पे खत्म हो जाए. Describe your cousin's expression as she thought of a secret plan. Use chuckle in your sentence. तो हम क्या बोलेंगे, she chuckled as I told her about the secret plan. Describe how an important letter was marked to indicate that it was not to be opened by your mother. Use confidential in your sentence. तो आप क्या बोलोगे, the letter was marked confidential and was to be opened only by my mother. Okay? And that is it. Here we are done with the chapter. Thank you so much for watching this video. You can find all these videos on our website magnetbrains.com, where all you have to do is to select the class, then select the subject. Subject select करने के बाद आप topic select करोगे, and then your video will start. Okay, thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. I'll see you soon in my next video, where we are going to start the sub-unit of this 9th unit, which is a beautiful poem. Take care of yourself. Bye.